सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मीना फोगाट आज फिर आपके सामने एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम करेंगे वाक्य। इससे पहले हमने किया था अव्यय या अविकारी शब्द, जिसमें हमने सीखा था कि भी अव्यय क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं, ये हमने जाना था। आज हम करेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य क्या होते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले आता है हमारा वाक्य। शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अब देखो यहाँ पर दो शब्द आए हमारे, सार्थक और व्यवस्थित। सार्थक का मतलब क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है हमें। सार्थक, सार्थ स अर्थ, यानी कि अर्थ सहित, यानी कि जो भी शब्द हो हमारे उनका क्या होना चाहिए भाई, अर्थ होना चाहिए। व्यवस्थित, व्यवस्थित का मतलब क्या होता है कि भी वो ढंग से लगे हुए होने चाहिए। जैसे व्याकरणिक इकाई के अनुसार जो भी हमारे उनके पद हैं वो उस स्थान पर होने चाहिए, उनको हम क्या कहते हैं, व्यवस्थित। जैसे कि भाई यहाँ मैंने नीचे लिखा है कि भाई किसान हल चला रहा है, हम लिख दें यहाँ पर हल किसान रहा चला है, तो देखो इससे हमें ये समझ नहीं आएगा कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि यह व्यवस्थित नहीं है। व्यवस्थित का मतलब क्या होता है, जैसे कि भाई हमें वाक्य के जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि भी सबसे पहले क्या आना चाहिए, कर्ता आना चाहिए, फिर क्या आनी चाहिए, क्रिया आनी चाहिए, या फिर कुछ उसके आगे हम बीच में कुछ भी जोड़ सकते हैं। जैसे कर्ता, फिर क्या आ जाए, कर्म आ जाए, फिर क्या आ जाए, क्रिया आ जाए। कर्ता कर्म क्रिया, जैसे आप इंग्लिश में करते हो सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर हिंदी में क्या होता है, सबसे पहले कर्ता, जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, और फिर हमारी वर्ब नहीं आती बल्कि क्या आता है, हमारा कर्म आता है। या फिर दोनों से भी हम क्या बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। अकेली क्रिया से भी हम वाक्य बना सकते हैं, वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा कि भाई किसान हल चला रहा है, भाई यहाँ पर बताया गया है कि भाई किसान, किसान क्या हो गया, कर्ता, और क्या चला रहा है भाई, वो हल, तो ये क्या हो गया हमारा कर्म। और चला रहा है, चलाना क्या हो गई, मेन क्रिया, और रहा है क्या हो गई इसकी सहायक क्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये था इसका व्यवस्थित और क्रमबद्ध, जिसको हम बोलते हैं, या और सार्थक शब्द समूह, वो क्या कहलाएगा, हमारा वाक्य। जैसे नीचे हमने एक और उदाहरण लिया है, भारत ने मैच जीत लिया है। भारत ने क्या किया है भाई, जो मैच हो रहा था वो जीत लिया है। तो भारत ने क्या किया है, मैच को जीता है। क्रिया क्या है, जीतना, लिया है क्या है, सहायक क्रिया। ये था हमारा वाक्य, यानी कि शब्दों का सार्थक व व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा, हमारा वाक्य। फिर आता है भाई वाक्य का स्वरूप। स्वरूप यानी कि उसके अंग या भाग कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने हैं भाई, दो। वाक्य का स्वरूप बोल दें, अंग बोल दें या भाग बोल दें, कितने होते हैं, दो होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा उद्देश्य, और दूसरा कौन सा होता है, विधेय। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। सबसे पहले आया है हमारा उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ बात कही जाए, यानी कि वाक्य में जिसके भी विषय में, जिसके भी बारे में कुछ बताया जाता है, वो क्या होता है, हमारा उद्देश्य। जैसे हमने वाक्य लिखा था पीछे, किसान हल चला रहा है। अब देखो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, किसान के बारे में। किसके बारे में बात की है हमने, किसान के बारे में। तो किसान क्या हो गया, हमारा उद्देश्य, या फिर दूसरे शब्दों में हम इसको क्या कह सकते हैं, कर्ता भी कहते हैं, क्योंकि जो उद्देश्य होता है या जो कर्ता होता है वो क्या होता है, हमारा उद्देश्य होता है, काम को करने वाला होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, उद्देश्य। दूसरा है हमारा विधेय। विधेय क्या होता है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाए, यानी कि किसान के बारे में यहाँ पर जो कुछ भी बताया गया है वो हमारा क्या हो जाएगा, विधेय। जैसे हल चला रहा है, क्या कर रहा है भाई, किसान हल चला रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा विधेय। क्या बन गया, ये विधेय। जैसे हमने अभी किया था कि भाई, जैसे हम कह दें कि भाई पीछे हमने वाक्य लिखा था कि भाई भारत ने मैच जीत लिया है, भारत ने मैच जीत लिया। अब यहाँ पर कौन सा उद्देश्य है और कौन सा विधेय है, यानी कि हमें देखना पड़ेगा कि भी किसके बारे में बात हो रही है और क्या बात हो रही है उसके बारे में। जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन है, भारत। तो
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य। और क्या बात हो रही है उसके बारे में, क्या किया है उसने, भारत ने मैच जीत लिया। क्या जीता है भाई, भारत ने क्या किया है, मैच जीता है। तो ये क्या हो जाएगा, मैच जीतना क्या होगा इसका, विधेय। क्या कहलाएगा ये, विधेय। ठीक है, तो ये था हमारा उद्देश्य और विधेय। इसके आगे है फिर हमारा, जैसे हम एक और ले लेते हैं, हमारा देश महान है। हमारा देश महान है। अब देखो, हमारा देश महान है, किसके बारे में बात हो रही है, हमारे देश के बारे में बात हो रही है। क्या है भाई, वो महान है। क्या बात हुई है, महान है। तो महान है क्या हो जाएगा हमारा, विधेय। किसके बारे में है ये सब, हमारे देश के बारे में। तो ये क्या बन जाएगा, इसका उद्देश्य। ठीक है, ये था हमारा वाक्य। वाक्य के अंग या भाग या स्वरूप जिसको हम बोलते हैं, वो दो बताए हमने, उद्देश्य और विधेय। उसके आगे है भी फिर वाक्य के प्रकार या भेद, जिसको हम बोलते हैं वाक्य के प्रकार या भेद कितने आधारों पर बांटा गया है, दो आधारों पर बांटा गया है। सबसे पहले हमारा कौन सा होता है, अर्थ के आधार पर, और दूसरा कौन सा है हमारा, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमने पहले कर चुके हैं कि भाई रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में बांटा गया था, जो हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि भी रचना के आधार पर वाक्यों को कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे वो हमारे, सबसे पहले था हमारा रूढ़, दूसरा था हमारा यौगिक, और तीसरा था हमारा योग रूढ़। सबसे पहले हमारा कौन सा था यहाँ पर, रूढ़ शब्द, दूसरा कौन सा था हमारा यौगिक, और तीसरा कौन सा था योग रूढ़, जो हमने अच्छे से पीछे पढ़ लिए थे हमारे पिछले अध्यायों में। तो सबसे पहला था हमारा रूढ़। रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यानी कि ऐसे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई भी अर्थ ना निकले, वो शब्द कैसे होते हैं, रूढ़ होते हैं। इसका रूढ़ शब्द कैसे बने होंगे, यानी कि जिनके टुकड़े करने के ऊपर कोई भी अर्थ ना निकले, यानी कि उसको यदि हम अलग अलग कर देते हैं तो कोई भी अर्थ उसका नहीं निकलता है। जैसे कोई भी शब्द परंपरा के अनुसार बहुत सारे जितने भी हमारे शब्द हैं उनको यदि हम टुकड़े में बांट देते हैं तो उसका कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा। जैसे जल है, पैसा है, पानी है, शेर है, पुस्तक है, कमल है, कोई भी शब्द लगा लो, अगर उसके हम टुकड़े कर देते हैं, जैसे हमने जल लिया, जल के टुकड़े कर दिए जय प्लस ले, तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकला, क्योंकि ये क्या बन गए, हमारे व्यंजन बन गए। लेकिन इकट्ठा हम इसको कर देते हैं तो ये क्या देता है, एक अर्थ देता है परंपरा के अनुसार जो इसका अर्थ निकला हुआ है। ठीक है, दूसरा था हमारा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे यौगिक शब्द। जैसे हमने पीछे किए थे कि भाई जैसे मान लो कि भी कोई शब्द है पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय। अब देखो 2 शब्द बने हमारे, ये इसके अंदर संधि कौन सी है हमारी, देखो हमने यहाँ पर आ, पुस्तकालय आ कौन सी में होता है, हमारा दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। तो ये हमारी कौन सी है, दीर्घ संधि, यानी कि एक पहले शब्द के पीछे ए है और दूसरे शब्द के शुरुआत में क्या है, आ है, और दोनों को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, आ बन जाता है। इसलिए हमने पुस्तक प्लस आलय को इकट्ठा किया तो क्या बना हमारा, पुस्तकालय। अब देखो पुस्तक यानी कि किताब है, आलय घर, तो पुस्तकालय हम किसको कहते हैं, जहां हम किताबें रखते हैं, जहां हमें किताबें मिलती हैं, उसी को तो कहते हैं हम पुस्तकालय। तो ये क्या हुआ, 2 शब्दों के मेल से बना, दोनों सार्थक शब्द हैं हमारे, तो ये कौन से बन गए हमारे, यौगिक शब्द। तीसरा है हमारा योग रूढ़ शब्द। योग भी हो जिसके अंदर और रूढ़ भी हो, यानी कि रूढ़ शब्द भी होने चाहिए वो, और उनके अंदर क्या होना चाहिए भी, योग भी होना चाहिए। यानी कि जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी सामान्य अर्थ को प्रकट न करके रूढ़ शब्दों के समान किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी कि जैसे रूढ़ शब्द विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उसी प्रकार योग रूढ़ शब्द भी क्या करते हैं, कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द। जैसे जलज, जलज शब्द लिया हमने, जल प्लस जय, जय का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न होना, और जल का मतलब पानी, पानी में उत्पन्न होना। वैसे तो पानी में बहुत सी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन जलज शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, कमल के लिए। कमल कहाँ पर उगता है, पानी में, कीचड़ में, तो उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, जलज शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखो ये रूढ़ भी है और
यौगिक भी है, यानी कि दो शब्दों से भी बना है, और रूढ़ भी है। तो ये क्या हो गया हमारा योग रूढ़। तो हमने किया रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब हम करने वाले हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर हमने शब्दों को कितने भागों में बांटा है? अर्थ के आधार पर हमने शब्दों को 8 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं हमारे? सबसे पहला है हमारा विधानवाचक वाक्य, दूसरा है हमारा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य, फिर है हमारा इसके आगे जैसे प्रश्नवाचक वाक्य। ये हमने कितने भागों में बांट दिए हैं? सारे 8 भागों में। जैसे सबसे पहले शुरुआत करते हैं विधानवाचक वाक्य से। विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं? यानी कि जहां पर विधान हो, जहां पर सामान्य वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा किसी कार्य के सामान्य रूप से करने या होने का बोध होता है या जानकारी मिलती है, ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि कोई सामान्य रूप से, जैसे आम जो काम होते हैं हमारे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, हम विद्यालय जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सूर्योदय होते ही कुहासा जाता रहा। सूर्योदय यानी कि जैसे ही सूर्य उदय हुआ है और क्या चला गया भाई? कुहासा चला गया। कुहासा का क्या अर्थ होता है भाई? जो ओस होती है, सुबह सुबह जैसे हम घूमने जाते हैं तो ओस की जो बूंदें होती हैं, जैसे ही सूर्य उदय होता है वो बूंदें चली जाती हैं। तो ये भी क्या थे? एक सामान्य क्रिया थी, सामान्य काम था। सूर्योदय में देखो अभी हमने क्या था? संधि पीछे हमने क्या है? इसमें भी संधि है, सूर्य प्लस उदय। क्या है भाई? सूर्य प्लस ए प्लस उ को मिलाने से क्या बनता है भाई? ओ बनता है। या आ प्लस उ को मिलाने से क्या बनेगा हमारा? ओ। तो सूर्योदय में कौन सी संधि हो गई हमारी? गुण संधि। ऐसे आप भी कर सकते हो, जिससे आपकी क्या हो सकती है भाई? प्रैक्टिस हो सकती है और आपको संधि अच्छे से आ सकती है। तो आप शब्दों को देखा करो और उसमें संधि करके देखा करो, ठीक है। जैसे हमारा विद्यालय था, विद्या प्लस आलय। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिसमें क्या होती है भाई? संधि होती है। जरूरी नहीं है सभी शब्दों में हो, लेकिन बहुत शब्दों में मिलती है। जैसे अभी हमने किया है यहाँ पर। तो सूर्योदय होते ही क्या हुआ भाई? कुहासा जाता रहा। ये कौन सा वाक्य है हमारा? विधानवाचक वाक्य। दूसरा है हमारा निषेधवाचक वाक्य। निषेध यानी कि नकारात्मक, जहां पर नेगेटिविटी पाई जाती है। जिस वाक्य से किसी कार्य के न होने, न करने या किसी विषय के अभाव का जहां पर बोध पाया जाता है, जहां पर कमी पाई जाती है, जहां पर नकारात्मकता पाई जाती है, वहां पर कौन सा वाक्य होता है? निषेधवाचक वाक्य। जैसे फूलों को मत तोड़ो, यानी कि मना करें यहाँ पर, तो क्या है? नकारात्मकता है कि भाई क्या नहीं करना चाहिए? हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी तो जीवन होता है। पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा, यानी कि पुलिस ने क्या किया भाई? चोर को पकड़ा ही नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा हमारा? निषेधवाचक वाक्य। उसके आगे है फिर हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि जहाँ प्रश्न पूछा जाता है, जहाँ प्रश्न का बोध होता है हमें, जिस वाक्य से प्रश्नात्मक भाव का बोध होता है, यानी कि जहाँ प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है, वहां पर कौन सा वाक्य होता है हमारा? प्रश्नवाचक वाक्य। और उसके पीछे क्या चिन्ह लगता है हमारा? प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यानी कि पूछ रहे हैं कि भाई क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो? क्या आप मेरे साथ चलोगे? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्नवाचक वाक्य। आपके पिताजी कहाँ जा रहे हैं? यानी कि कोई दोस्त है हमारा और हम उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आपके पिताजी कहाँ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रश्नवाचक वाक्य। उसके आगे है फिर हमारा इच्छावाचक वाक्य। इच्छा यानी कि हमारी जो इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। जैसे जिस वाक्य से वक्ता की कोई इच्छा हो, कामना हो अथवा आशीर्वाद आदि के भाव का बोध होता है या जानकारी मिलती है, या जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई ज्ञान होता है किस चीज का भाई? वक्ता यानी कि जो बोलने वाला होता है, वक्ता के बोलने वाले की इच्छा के ऊपर कामना या आशीर्वाद। वक्ता कौन होता है भाई? बोलने वाला। ये हमने किया था सर्वनाम में, जब हमने पुरुषवाचक सर्वनाम किया तब बताया था कि भी वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। श्रोता कौन होता है? सुनने वाला। तो यहाँ पर वक्ता यानी कि जो बोलने वाला आता है उसके क्या होते हैं भाई? इच्छा हो, कामना हो या आशीर्वाद आदि के भाव का जब हमें बोध होता है तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है हमारा? इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे हम कहते हैं कि भाई भगवान करे तुम कक्षा में प्रथम आओ, यानी कि सभी बच्चों से टीचर्स क्या कहते हैं कि भाई भगवान करे आप सभी क्या हो भाई? कक्षा में प्रथम आओ, प्रथम स्थान प्राप्त करो। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, प्रथम तो एक ही दो आते हैं,
ठीक है ना। यानी कि यदि हम मेहनत करेंगे तो ये भी सफल हो सकता है, हम सभी प्रथम आ सकते हैं। आपका जीवन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, यानी कि सभी कामना कर रहे हैं कि भाई आपका जीवन कैसा होना चाहिए, मंगलमय होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताई जा रही है, इच्छा जताई जा रही है, आशीर्वाद जताया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा हमारा, इच्छावाचक वाक्य। उसके आगे है फिर हमारा संदेहवाचक वाक्य। संदेह शक जहां पर पाया जाता है, संदेह जहां पर पाया जाता है, यानी कि जिस वाक्य में संदेह अथवा संभावना प्रकट होती है, यानी कि संभावना बताई जाती है जहां पर, वहां पर कौन सा वाक्य होता है हमारा, संदेहवाचक वाक्य होता है। यानी कि जहां पर हमें शक होता है कि पता नहीं भाई ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे शायद मैं कल दिल्ली जाऊं, भाई प्लान तो मैंने क्या किया है, भाई जाने का किया है, शायद मैं कल दिल्ली चला जाऊं, पर हो सकता है भी कुछ काम निकल आए तो ना भी जा पाए। तो यहाँ पर क्या है भाई, संभावना है, संदेह है, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा हमारा, संदेहवाचक वाक्य। उसके आगे है शायद सोहन आज वापस आ जाए, यानी कि सोहन कहीं बाहर गया हुआ है और हो सकता है भाई वो वापस आ जाए, तो यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा हमारा, संदेहवाचक वाक्य। यानी कि मौसम का अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई मौसम खराब हो रखा है, हो सकता है भाई बारिश आ जाए, क्या आ जाए, हो सकता है भाई बारिश आ जाए। तो क्या है, हमें संदेह है, शक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य होगा हमारा, संदेहवाचक वाक्य। उसके आगे है फिर हमारा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा, जहाँ पर क्या दिया जाता है भाई, आज्ञा दी जाती है। जिस वाक्य में आज्ञा हो, प्रार्थना हो, अनुरोध हो या उपदेश हो, वहां पर कौन सा वाक्य होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है। जहां पर क्या किया जाए भाई, प्रार्थना की जा रही हो, कोई आज्ञा दी जा रही हो, कोई अनुरोध किया जा रहा हो हमसे, या कोई उपदेश दिया जा रहा हो, वहां पर कौन सा होगा, जहां पर क्या हो भाई, आज्ञा हो, आदेश हो, जिसको क्या बोलते हैं हम, आज्ञा हो, आदेश हो, अनुरोध या उपदेश हो, जहाँ पर क्या हो भाई, उपदेश हो या अनुरोध किया गया हो, वहां पर कौन सा वाक्य होगा हमारा, आज्ञावाचक वाक्य। जैसे अब आप घर जा सकते हैं, यानी कि आज्ञा दे दे कि भाई हमारा काम हो गया है, अब आप क्या कर सकते हो, घर जा सकते हो। तुम यहाँ से चले जाओ, यानी कि कोई वहां पर बैठा है, मान लो कि भी कोई मीटिंग चल रही है और हम कह रहे हैं कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं बनते आपस में, तो हम क्या कह देते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये क्या हो गया भाई, आदेश हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य हो जाएगा हमारा, आज्ञावाचक वाक्य। उसके आगे है फिर हमारा संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक यानी कि जहां पर संकेत पाया जाता है, वहां पर कौन सा वाक्य होगा हमारा, संकेतवाचक। यानी कि जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर क्या करता है भाई, निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पर क्या मिलते हैं, दो क्रियाएं मिलती हैं, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करता है। जैसे हमने वाक्य लिखा है, यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, यानी कि वर्षा का होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, फसल अच्छी होना किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वर्षा होने के ऊपर, की यदि वर्षा होगी तो फसल भी क्या हो जाएगी हमारी, अच्छी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। और यदि वर्षा नहीं हो तो फसल अच्छी नहीं होगी, क्योंकि भाई सूखा पड़ जाएगा। यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, क्या कंडीशन रखी है, सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। यदि हमें जीवन में सफल होना है तो क्या करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए। यदि आपको, जैसे आपके पेपर चले हुए हैं, यदि आपको अच्छे नंबर चाहिए तो क्या करना होगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा, तभी हम अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे अंक ला सकते हैं, जीवन में सफल हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी क्या था बेटा कि भाई एक क्रिया का होना किसके ऊपर करता है, दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर करता है, कि भाई यदि सफल होना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। यदि फसल अच्छी होने किसके ऊपर निर्भर करती है, वर्षा होने के ऊपर निर्भर करती है, यदि वर्षा हो जाएगी तो फसल भी अच्छी हो जाएगी। उसके आगे है फिर हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मय यानी कि हैरानी, आश्चर्य, जहां पर क्या होना चाहिए, वाक्य के अंदर क्या मिल जाए भाई हमें, जिस वाक्य से हमें आश्चर्य हो, हैरानी हो, हर्ष हो, शोक हो, भय हो, घृणा हो, इस ऐसे भाव प्रकट होते हैं, वहां पर कौन सा वाक्य होता है हमारा, विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। जैसे अरे आप कब आए, यानी कि कोई अंदर आ गया, हमें पता ही नहीं चला, और फिर जब हमने उसको देखा तो हम क्या करें, अरे आप कब आए, तो हमें क्या हुआ भी, उसकी बात के ऊपर आश्चर्य हुआ।
वाह कितना सुंदर दृश्य है, यानी कि कितना सुंदर नज़ारा है। कोई नज़ारा देख रहे हैं हम, कोई ऐसा दृश्य हमारे सामने आ गया है जिसको देखकर हम क्या हो गए, खुश, हमारा मन खुश हो गया, तो हम क्या कहते हैं, अरे वाह कितना सुंदर दृश्य है। और कई बार जैसे हमें बदबू वगैरह आती है तो हम क्या कहते हैं, छी छी कितनी बदबू आ रही है, कितना गंदा माहौल बना रखा है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने किया कि भाई वाक्य क्या होते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के स्वरूप या अंग बोल सकते हैं हम उसको, कितने होते हैं, वो हमने किया। उसके आगे हमने किया कि भाई अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार हमने यहाँ भी रिवाइज कर लिया है। उसके बाद हमने किया कि भाई अर्थ के आधार पर वाक्य के जो 8 भेद होते हैं उनको हमने डिटेल से जाना समझा। लेकिन फिर भी यदि आप लोगों को कोई डाउट रहता है, कोई समस्या रहती है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।